So today's topic is arrays constants. कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हेडिंग था न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और ये सब प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहे हैं। हम यहाँ सिंटेक्स सीख रहे हैं कि उनको कैसे हमने डिक्लेरेशन में जब हम यूज़ करते हैं रियल इंटीजर, जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम कहते हैं कि वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है या इंटीजर है या कैरेक्टर वेरिएबल है, मतलब कैरेक्टर से। कल हमने ये लास्ट में किया था कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। तो एरे कॉन्स्टेंट्स क्या है? पहले एरे क्या होता है? सबसे पहले सिर्फ एरे वर्ड को समझो, कॉन्स्टेंट तो बाद की बात है। एरे का मतलब है कि आप को x1 से लेकर x5 तक 5 वैल्यूज़ लिखनी है, x1, x2, x3, x4, x5, एक ब्रैकेट के अंदर। सेट होता है जैसे सेट ऑफ एलिमेंट्स, वो एरे है। जैसे मैंने ये लिखा 1, 2, 3, 4, ये एरे है। एरे को लिखने का तरीका है या तो स्लैश से शुरू करो और स्लैश से ही एंड करो और बीच में वो सारी टर्म्स लिख दो, या स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करो, स्क्वायर ब्रैकेट से ख़त्म करो और बीच में सारा लिख दो। सपोज करते हैं मैंने आपको कहा कि आई 1 से लेकर 5 तक है और आई में हर बार एक जुड़ेगा, मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आप ये स्टेटमेंट बहुत यूज़ करते हो, डू लूप में डू लूप लगाते हो, डू आई इज इक्वल टू 1 से 5 तक और आई को आई प्लस 1 बनाते हो। तो इस केस में आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर उसमें एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5 पे वो रुक जाएगा। तो एरे हो गया ये 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। एरे का सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हमें ए आई जे एक मैट्रिक्स है, आई 1 से 2 हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जे भी 1 से 2 हो सकता है। मतलब 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21, A22। ये एरे है, इसमें 4 एलिमेंट, बीच में कॉमन। मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स सिर्फ रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब उसमें एक ही चीज़ है। जैसे सपोज A11, A12, तो ये भी एक एरे है। अब एग्जांपल्स तो यही जो मैंने आपको दिए हैं वही लिखे हुए हैं। सपोज़ करते हैं हमने डू लूप लगाना है। एक तरीका होता ये होता है आई इज इक्वल टू 1 से 4, तो इसमें अंडरस्टूड है कि हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा 1,
फिर 1 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ 2, फिर 3, फिर 4। अगर हम कोई इंक्रीमेंट नहीं लिख रहे, लेकिन अगर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1 से 9 और कॉमा 2 लगा दें, ये जो बाद का 2 है ये बता रहा है इंक्रीमेंट कि हर बार कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 का। तो इसका मतलब पहली वैल्यू 1, उसमें 2 जोड़ दो तो 3, उसमें 2 जोड़ दो 5, उसमें 2 जोड़ दो 7, उसमें 2 जोड़ दो 9। तो ये आपका एरे बनेगा। ये भी एक तरीका होता है स्टेटमेंट का। तो जो ये एरे, ये स्टाइल है, ये एरे का स्टाइल नहीं है, ये स्टाइल है। एरे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को भी रियल को भी लिख सकते हैं एरे में, इंटीजर जरूरी नहीं है, जैसे 1.2, 3.0, -4.5, ट्रू, फॉल्स। एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, -2e4, 2.0, e6। तो ये आपके पास एरे होता है। एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो स्लैश है या फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला एग्जांपल ध्यान से। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई। बीच में ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, बीच में कॉमा। ये कॉम्प्लेक्स एरे कांस्टेंट है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ब्रैकेट का पहला हिस्सा रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। यहाँ भी ये रियल, ये इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही करना होता है कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब आगे आता है नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। नेम्ड कॉन्स्टेंट्स को सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। एक मिनट आप होल्ड कीजिए बस। नेम्ड कॉन्स्टेंट में पाई हम यूज़ कर चुके हैं पहले। सपोज करते हैं कोई भी एक इनकम का मामला है और उसमें हर पता है कि हर एक का टैक्स जो है वो 5,000 रुपये कटेगा। तो मैं शुरू में ही अगर लिख दूँ कि रियल या इंटीजर, 5,000 इंटीजर है, इंटीजर पैरामीटर का मतलब हो जाता है कि पूरे प्रोग्राम में ये बदलेगा नहीं, इसकी वैल्यू यही रहेगी, ये कांस्टेंट है और इसका नाम फिक्स कर दिया और इसका नाम है टैक्स। अब ये बदल नहीं सकता। ऐसे ही अगर आपने कह दिया कि मान लो आपने कहा कि रियल कॉमा पैरामीटर फिर 4 बिंदी फिर पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये तरीका है कि आपका पूरे प्रोग्राम में पाई की वैल्यू कितनी चलेगी, 3.14। तो नेम्ड कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? अ कांस्टेंट अपीयरिंग एज इट इज in a program does not convey any meaning regarding its purpose। अगर हम एक आइडेंटिफायर लगा दें या एक नेम लगा दें उस कांस्टेंट का, जैसे पाई की ये सिंबल होता है, लेकिन हमने इसका नाम PI रख के और इसकी वैल्यू फिक्स कर दी 3.14। ठीक है, एक और एग्जांपल मान लेते हैं। हमारे पास मिनिमम बैलेंस जो है, हमें पता है कि ये मिनिमम बैलेंस पूरे प्रोग्राम में 500 रहेगा, 500 से 750 के बीच में रहेगा। हमने इसको शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया। तो अब अगर इससे ज़्यादा वैल्यू दी गई, 800 दी गई, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, एरर दिखा देगा। मतलब वो पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेगा और नेम दे दिया। अब स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है, ये पेपर में आता है, सिंटैक्स लिखने का तरीका।
डाटा टाइप होती है रियल, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर, लॉजिकल, ये सब डाटा टाइप है। डाटा टाइप की जगह रियल भी आ सकता है, डाटा टाइप की जगह इंटीजर भी लिखा जा सकता है, डाटा टाइप की जगह कैरेक्टर भी लिखा जा सकता है। कैरेक्टर होते हैं अल्फ़ाबेट से Z। इसकी जगह लॉजिकल भी लिखा जा सकता है। लॉजिकल के अलावा इसकी जगह लिखा जा सकता है, अभी मैंने एक और नाम लिया था, रियल, इंटीजर, कैरेक्टर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है डाटा टाइप। पहले तो डाटा टाइप लिखी जाएगी, फिर पैरामीटर शब्द सबके लिए इस्तेमाल होगा। ये शब्द बताता है कि पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर कहीं बदली हुई दिखती है तो एरर दिखा दो, प्रोग्राम गलत है, प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है। तो जैसे कि हम क्या करते थे, हम जब लिखते थे तो हम पहले रियल लिखते थे, क्योंकि हमने 3.14 देनी होती थी पाई का वैल्यू। तो हम पहले रियल, कॉमा, पैरामीटर, फिर डबल कॉलन, फिर पाई इक्वल टू 3.1। हमने यहाँ फिक्स कर दिया, कांस्टेंट को एक नाम दे दिया और उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। एक तरीका और होता है नेम्ड कांस्टेंट लिखने का। दूसरा तरीका होता है डाटा टाइप, डबल कॉलन और वेरिएबल का नाम। और दूसरी लाइन में लिखते हैं पैरामीटर, लिस्ट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट्स। मान लो एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा नेम्ड कांस्टेंट है, तो मैंने ऊपर तो लिख दिए कि भाई ये तो रियल है। मान लो पहली लाइन में लिखा रियल, डबल कॉलन, पाई। ठीक है, फिर लिखा, मान लो दूसरा वेरिएबल मेरा इंटीजर है, इंटीजर, डबल कॉलन, मान लो टेक्स्ट है। उसके बाद बताया पैरामीटर कि ये सब फिक्स्ड रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। पैरामीटर लिखकर फिर मैंने पाई कॉमा टेक्स्ट कि ये दोनों फिक्स्ड रहेंगे और ये नहीं बदलेंगे। ये भी एक तरीका है। अब आगे देखते हैं रूल्स क्या है। कॉमा यूज़ होता है दो पैरामीटर और कीवर्ड के बीच में। कॉमा कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पैरामीटर है और कीवर्ड क्या है? और डाटा टाइप। ये जो है डाटा टाइप और पैरामीटर, इनके बीच में क्या यूज़ होता है? ये कीवर्ड है। रियल, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल, कैरेक्टर, ये सब कीवर्ड है। आप देख लो, रियल कैपिटल में लिखते हैं, इंटीजर कैपिटल में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कैपिटल में लिखते हैं, तो ये सब कीवर्ड है। तो कीवर्ड और पैरामीटर के बीच में कॉमा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ नेम्ड कांस्टेंट का। डबल कॉलन क्या होता है? ये 4 बिंदी। ठीक है, उसके बाद कॉमा ऑपरेटर, अगर अलग अलग नेम्स हैं, जैसे पाई कॉमा टेक्स। अब वो कहता है कि मान लो किसी प्रोग्राम में हमने सीधा ही लिख दिया, नहीं लिखा पैरामीटर, हमारी मर्जी, हम नहीं लिखते, रियल लिखा, डबल कॉलन लगाया, पाई लिखा और उसकी वैल्यू यही डिक्लेयर कर दी 3.14। इसका मतलब है पूरे प्रोग्राम में 3.14 रहेगी। लेकिन बाय चांस क्या हुआ, प्रोग्राम के अंदर हमने मिस्टेक से कहीं पाई को 3.56 लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक, कहीं लिखा गया हमसे बीच के प्रोग्राम के बीच में। शुरू में तो यही स्टेटमेंट डाल दी, बीच में ये डाल दिया, तो फिर वो एरर दिखा देगा। कंपाइलर एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने पैरामीटर शब्द नहीं लिखा। पैरामीटर का मतलब फिक्स हो गया। हमने शुरू में तो 3.14 कहा, बीच में 3.56 यूज़ किया, वो अपना आंसर निकाल देगा सारा गलत शलत। लेकिन आपको कोई मतलब वो नहीं देगा हिदायत कि भाई तुमसे कहीं गलती हो रही है और तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, दोबारा चेक करो प्रोग्राम। और अगर हमने पैरामीटर शब्द इस्तेमाल किया और बीच में कहीं 3.56 लिख दिया, तो वो एकदम कहेगा कि भाई गलती है और एरर दिखा देगा और कहेगा इसको ठीक करो। और इसलिए ये मैटर है, तो गलती को कोई बताने वाला हो तो बेटर है। वहाँ पर क्या है, गलत आंसर आ गया, आपको मिस्टेक नहीं बताई किसी ने, तो इसलिए पैरामीटर शब्द इस्तेमाल करना नेम्ड कांस्टेंट में हमेशा ही बढ़िया है। ये तरीका आप बहुत प्रोग्राम्स में यूज़ करते हो। आप पैरामीटर शब्द को इग्नोर करके
आपको जिस प्रोग्राम में ए को 5 देना है, बी को 7 देना है मान लो वैल्यू, तो आप शुरू में ही कर देते हो डिक्लेयर ए बराबर 5। जब जहाँ डिक्लेयर कर रहे होते हो ना वही वैल्यू दे देते हो, ए बराबर 5 कॉमा बी बराबर 7 वहीं दे देते हो। एक ही लाइन में वैल्यू भी दे दी, डिक्लेयर भी हो गया। ये बहुत बार किया जाता है और कोई बुराई नहीं है, ये ठीक है मतलब, बट इसमें एरर नहीं देगा। पैरामीटर यूज़ करने से वो बीच में अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो वो बताएगा तुम्हें कि तुमने तो कहा था कि हमारी वैल्यू 3.14 रहेगी और ये तो चेंज हो गई है, तो आप ध्यान दीजिए आपसे कहीं मिस्टेक हो रही है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। बाकी कहाँ हैं अटेंड करने वाले? 2 आवाज़ें आई थी शुरू में भी और 2 ही अब आई हैं, बाकी अटेंड कर भी रहे हैं। बाकी मैंने कहा कहीं सिर्फ वो कहते हैं ना। ओके जी, ठीक है, मान लिया 3 बच्चे अटेंड कर रहे हैं। अब आगे शुरू होता है, इसने एग्जांपल दिया है जैसे एरिया या सरकमफ्रेंस निकालनी है सर्कल की। देखो सबसे पहले प्रोग्राम का नाम, फिर इम्प्लिसिट नन, फिर रियल। रियल में क्या क्या रखा? रेडियस। अब रेडियस इतना लंबा लिख दिया, क्या ज़रूरत है, आर लिख देता। एरिया को ए आर लिख दो, बहुत है एरिया है। सरकमफ्रेंस को सी आई आर लिख दो, इतना लंबा लिख रहे हैं। अब ये हमारी मर्जी है, वो हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम बनाते हुए आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ये रियल रहेंगे और ये हमारे वेरिएबल नेम है। फिर रियल पैरामीटर पाई की वैल्यू ऐसे दी। अब कोई चाहता तो यही लिख सकते थे, आर ए आर सी आई आर के बाद साथ ही पाई इज इक्वल टू 3.14 लिख देता, तो ये लाइन ना लिखता। पाई भी यही कह दिया और पाई की वैल्यू भी बता दी कि इसकी वैल्यू तो 3.14 रहेगी। फिर बीच में कहीं 3.56 टाइप हो जाता ना, तो वो एरर नहीं दिखाता, वो ये भी यूज़ कर रहा होता, ये भी यूज़ कर रहा होता, सारा आंसर गलत। तो पैरामीटर इस्तेमाल करने से क्या हो गया, पूरे प्रोग्राम में 3.14 ही रहेगी, इसकी वैल्यू और कोई नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये। अब उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए देते थे कि हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा, हमें याद आ जाएगा कि भाई रेडियस तो हमने बताना है, सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालनी है। तुम रेडियस ही नहीं बताओगे तो वो क्या कोई चमत्कार हो जाएगा कि एरिया और सरकमफ्रेंस निकलेगा? रेडियस बताना पड़ेगा, 2 है 3 है कितना है। तो ये लाइन हमें याद दिलाती है, क्योंकि हम भी तो आधा दिमाग तो कहीं और रहता है और आधा ये, तो ये स्क्रीन पर जब ये लाइन लिखी हुई आती है तो पता चल जाता है वो रेडियस की वैल्यू देनी है। हम फिर रेडियस की वैल्यू डाल देते हैं, जो रेडियस की वैल्यू डालते हैं वो भी स्क्रीन पर लिखवा लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा है, पाई स्टार रेडियस स्टार रेडियस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, फिर प्रिंट करवा दिया आंसर को और उसके बाद एंड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लिखने के वही स्टेप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर तुम ध्यान दो तो वही हैं और तुम आराम से प्रोग्राम लिख सकते हो। हो गया यहाँ तक, ये सारा पढ़ लेना, नथिंग इज़ बिग। अब इम्प्लिसिट नन के ऊपर क्वेश्चन है, ये पैरामीटर ठीक है हो गया। यहाँ पर ये वही बात है कि एक से ज़्यादा नेम कांस्टेंट भी डिफ़ाइन किया जा सकता है एक ही स्टेटमेंट में। मैंने जैसे कहा था पाई और टैक्स। अब मान लो पाई की वैल्यू, आई की वैल्यू भी बतानी है कि 5 है और मैक्स की वैल्यू भी बतानी है 9.8, तीनों एक ही स्टेटमेंट में डाल दिए। ये भी ये फिक्स हैं, ये बदल नहीं सकते। पैरामीटर एक ही लगाया, पाई भी ये भी है। तो नेम्ड कांस्टेंट जो होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल, कैरेक्टर, रियल, इंटीजर। तो ये डाटा टाइप्स होती है। जैसे इसने कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा, 1.0 2.3 ब्रैकेट के अंदर, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी। लॉजिकल में ट्रू, कैरेक्टर में ए, कैरेक्टर में ए से जेड तक आते हैं। ठीक है, हरियाणा स्टेट, जैसे ये हरियाणा में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो लेंथ, कैरेक्टर की लेंथ 7 है। कैरेक्टर के मामले में लेंथ की बड़ी वैल्यू होती है। मान लो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की कितनी लेंथ है, मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वहाँ लेंथ इज इक्वल टू 11 आएगी मैथमेटिक्स में, और पैरामीटर आ जाएगा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब आपने आगे चैप्टर्स में सीखना भी है।
अब आ जाओ वेरिएबल्स पर। अभी तक क्या कर रहे थे फिर हम? चैप्टर का नाम था कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये जो इतना 2 दिन चला है ये मामला कॉन्स्टेंट्स थे। कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स थे अगर हम रिवाइज करना चाहें? रियल थे, इंटीजर थे, लॉजिकल थे, कैरेक्टर थे। पहले तो न्यूमेरिक और लिटरल 2 टाइप में बांटा था ना उसने। लिटरल के साथ क्या था, एक और टाइप क्या थी बताओगे? पढ़ के आए हो? कांस्टेंट, लिटरल और नेम्ड। तो लिटरल ही चल रहा था ये सारा, नेम्ड से पहले एरे तक लिटरल था। लिटरल में क्या क्या थे? रियल, इंटीजर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर और फिर वो एरे। ठीक है, तो ये सारा था। नेम्ड कांस्टेंट फिर आ गया। नेम्ड कांस्टेंट के बाद फिर होने के बाद अब वेरिएबल्स की बारी आई। अब वेरिएबल्स बेचारों के लिए क्या सीखने को बच गया? कांस्टेंट सारे सीख लिए, अब वेरिएबल सीख लेते हैं। वेरिएबल क्या है? जो बदलता रहे, जो बंधन मतलब जो फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में मतलब आप चाहो, आपने एरिया निकलवाना है सर्कल का, ठीक है। आप रेडियस को 5 रखोगे तो कोई आंसर आएगा, अगर रेडियस को 7 रखोगे तो दूसरा आंसर आएगा, अगर रेडियस को 9 रखोगे दूसरा आंसर आएगा, अगर रेडियस को 5.8 रखोगे तो एक अलग आंसर आएगा। ये एक वेरिएबल है, बदलता रहेगा और आंसर भी बदलते रहेंगे। आप बार बार जब रेडियस रीड करवाओगे, रेडियस को जो वैल्यू रखोगे उस हिसाब से उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं प्रोग्राम के अंदर ही लिख दूँ बीच में ही कि r = 5, फिर फंस गए, फिर ये स्टेटमेंट तो डिलीट नहीं हो सकती, फिर आपको 5 के लिए आंसर मिलेगा। तो ये वेरिएबल नहीं बचा बेचारा। r नाम जरूर वेरिएबल जैसा दिखता है लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स होगी 5। लेकिन अगर आपने अंदर कुछ नहीं रखा, आपने कहा रीड रेडियस, रेडियस को पढ़ो, जो मैं लिखूँगा स्क्रीन पे वही रेडियस है, तो वो वेरिएबल है, वो फिर जीत गया। वेरिएबल ही रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट में फंसना ही नहीं चाहिए। तो a = 5 अगर आपने अंदर डाल दी वैल्यू तो वो कांस्टेंट बन गई, ठीक है। अब वेरिएबल जो होता है उसकी, हाँ, वेरिएबल जो होता है उसको एक डब्बा चाहिए, आर को एक डब्बा चाहिए कि भाई मेरी वैल्यू तो बार बार पलटते रहेंगे, ये इनका मन आएगा ये स्क्रीन पे 5 डाल देंगे, फिर मन आया इन्होंने 9 डाल दी वैल्यू, तो डब्बा चाहिए। मैं तो भूल जाऊँगा, कभी 5 लिखेंगे कभी 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तो मैं 5 को मिटा के 9 लिख दूँगा, फिर किसी और फिर इन्हें 2.1 लिख दिया तो मैं 9 को मिटा के 2.8 लिख दूँगा। लेकिन मेरे पास एक डब्बा तो होना चाहिए, मेमोरी स्पेस, जहाँ मैं याद रखूँ कि क्या वैल्यू दे दी। हो सकता है दिन में 2500 वैल्यू दे दें, तो 2500 वैल्यू के लिए उसको एक मेमोरी स्पेस तो चाहिए। तो वेरिएबल के पास हमेशा एक लोकेशन होगी, स्टोरेज लोकेशन, मेमोरी, जहाँ उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगली वैल्यू डालोगे तो पिछली मिट जाती है, ठीक है। अब एट ए टाइम एक ही वैल्यू रख सकते हैं उसमें, वो ऐसा नहीं कि वो 2 वैल्यू याद रखे। अगर तुमने अगली वैल्यू डाल दी 2.1, अब उसको याद नहीं पिछली 9 थी कि 5 थी कि 15 थी, तो अगली वैल्यू डालने के बाद पिछली उड़ गई। उसके बाद वेरिएबल में एक नाम जरूर होता है, जैसे आर है, ये उसका नाम है, वेरिएबल का कोई ना कोई नाम जरूर हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे आप एरिया निकालोगे, सर्कमफ्रेंस निकालोगे, इनको भी डब्बे चाहिए, ये भी वेरिएबल है। तुम आर की वैल्यू बदलते रहोगे, एरिया बेचारा भी फंस गया, एरिया का भी आंसर बदलता रहेगा, सर्कमफ्रेंस का भी आंसर बदलेगा। इनको भी डब्बे चाहिए कि भाई ये आर बदल देते हैं तो हमारा आंसर नया निकल जाता है, तो हमें भी डब्बा दो, हम भूल जाते हैं कि क्या वैल्यू थी। तो इनके पास भी डब्बे अलॉटेड होते हैं, इन्हें मेमोरी स्पेस कहते हैं, स्टोरेज लोकेशन भी कहते हैं। उसके बाद रूल्स, वेरिएबल का नाम लिखने के क्या रूल्स है? वेरिएबल का नाम ये नहीं है कुछ भी लिख दो, किसी का मन आया चाइनीज़ में लिख दिया किसी ने नाम, ऐसे नहीं। और डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता कि 1 लिख दिया वेरिएबल का नाम, ऐसे नहीं। हाँ, वो डब्बे के अंदर वैल्यू डाल सकते हो 1, लेकिन बाहर नाम उसका जो है वो एक तो 31 कैरेक्टर लंबा हो सकता है, उसमें लोअर या अपर केस लेटर चल सकते हैं, डिजिट से शुरू नहीं होएगा वो, बाद में डिजिट लग सकता है। जैसे हम नाम में x1 x2 रख देते हैं ना, तो ये बाद में तो डिजिट चल सकता है, लेकिन शुरुआत तो उसकी अल्फ़ाबेट से होगी। पहला कैरेक्टर एक लेटर होना चाहिए, वो रियल या इंटीजर कुछ तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, या लॉजिकल या कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि कुछ बताओ ही ना, वेरिएबल क्या है, रियल है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है, लॉजिकल है, कैरेक्टर है, बताना पड़ेगा, ठीक है।
लेटर और डिजिट के अलावा इसके नाम में कुछ और नहीं, कोई डॉलर वॉलर डाल दो या डॉलर या हैश या कोई और सिंबल बतेरे कॉमा कुछ भी लगा दो, या ये नहीं चलेंगे। अंडरस्कोर चल जाता है, अंडरस्कोर अलाउड होता है। उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल आइडेंटिफायर, अगर उसको कोई भी वैल्यू असाइन की जाती है तो वो उसके अगर कोई वैल्यू नहीं असाइन की तो वो थक गए होंगे आप लोग। जब आपकी आवाज़ म्यूट अनम्यूट होने लगे तो मैं समझ जाती हूँ कि अब कुछ गड़बड़ है। बस ये टॉपिक ये वाला ख़त्म करके फिर छुट्टी कर देंगे। नो ब्लैंक्स, कोई ब्लैंक्स नहीं एम्बेड हो सकते। ठीक है, अब आइडेंटिफायर क्या होता है? छोटा सा आइडेंटिफायर है ना। आइडेंटिफायर क्या है? ये जनरल है। स्केलर हो, स्केलर का नाम ए = 5 रखते हो, स्केलर मीन्स कॉन्स्टेंट। वेरिएबल का नाम भी मान लो x या r कुछ रख लिया। और फंक्शन, कोई फंक्शन है f, मान लो f की वैल्यू है x² - 3। ये सब आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर जो पहचान कराए, चाहे वो कॉन्स्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो। वेरिएबल्स, फंक्शंस, कांस्टेंट सब के लिए एक कॉमन नाम रख दिया आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर से कंफ्यूज मत होना। एरिया, सरकमफ्रेंस और अभी आर और अभी पी क्यू वो रेक्टेंगल में, सब ये आइडेंटिफायर है सब। ठीक है, और कीवर्ड से अलग होने चाहिए। कीवर्ड कौन होते हैं? ये जो रियल आर, ये जो कंप्यूटर के अंदर फीड कर रखे हैं परमानेंट, कि अगर तुझे ये दिखे ना रियल, इसका मतलब डेसिमल में वैल्यू आ सकती है, इंटीजर, लॉजिकल, कैरेक्टर, ये कीवर्ड है जो कैपिटल में और पूरे प्रोग्राम के लिए फिक्स्ड है। और ये आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर और कीवर्ड में मतलब समझ गए हो, फ़र्क समझ गए आप? ठीक है। स्केलर वेरिएबल क्या होते हैं? जिनको एक ही वैल्यू असाइन हो सके। हो रहे हैं, कर रहे हैं अभी। शांति रखो, 2 मिनट, ख़त्म हो रहा है। अच्छा, लंबा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पहले बता चुकी हूँ मैं। 1 मिनट, देखते हैं कितना रहेगा। चलेगा ये सारा आसान है। रियल वेरिएबल, वेरिएबल आपको पता चल चुका है रियल क्या होते हैं। इंटीजर आप ये पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन आपको मैं कई बार सिखा चुकी हूँ। IJK-LMN फोर्ट्रान 77 में करते थे हम, कि जो IJK-LMN से शुरू होएगा वो तो क्या होगा? रियल, वो इंटीजर, और जो इसके अलावा होंगे वो सारे रियल। लेकिन फोर्ट्रान 90 जब आई तो हमने कहा कि नहीं, हम तो डिक्लेयर करेंगे ऊपर रियल और इंटीजर। वहाँ डिक्लेयर नहीं किया जाता था फोर्ट्रान 77 में। तो इसीलिए एक इम्प्लिसिट नन डेफिनेशन डालनी पड़ी, जो कि फोर्ट्रान 90 और 77 के प्रोग्रामों को आपस में बांधती है, कि 77 वाले प्रोग्राम भी इसमें इस्तेमाल हो सके। आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मोस्टली ये सारा काम हो चुका है आइडेंटिफायर के बाद का भी। तो और बताओ।